Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barka Gupta, your computer educator for class 10. So students, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट कर चुके हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कप्लेस सेफ्टी, और आज हम करने वाले हैं उसी चैप्टर के असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स को। सो असेसमेंट पार्ट, जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर के बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, फिलअप्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं और सम क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही असेसमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो तैयार हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इट मींस कि कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है अ की स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट फायर इज टू रिमूव। अब देखो यहाँ पर मैंने जो चैप्टर समझाया है, होप बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर में कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो आपको समझ ना आए। ओके, जो बेसिक सेफ्टीज होती हैं जो हम घर में या कंपनीज में एम्प्लॉयज रखते हैं, उसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर था। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका कि द की स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट फायर इज टू रिमूव। फायर को रिमूव करने के लिए जो की स्ट्रेटेजीज हैं, जो की एलिमेंट्स हैं जिनसे फायर बनती है, जिन्हें रिमूव करने के लिए हमें किन की जरूरत होती है, वो हीट एंड ऑक्सीजन, हीट ऑक्सीजन एंड फ्यूल, हीट एंड फ्यूल। तो क्या होगा इसका आंसर? बी, हीट ऑक्सीजन एंड फ्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ फायर कैन बी कॉज्ड बाय। फायर किस वजह से होती है, क्या कारण होता है? फॉल्टी वायरिंग की वजह से, मेल फंक्शनिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से, या बोथ ऑफ दिस। देखो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में भी चांसेस होते हैं फायर के। ओके, तो जब फायर कॉज्ड होती है तो इलेक्ट्रिकल जो हैजार्ड्स होते हैं उनमें ये एक फॉल्टी वायरिंग हैजार्ड्स होता है। पढ़ा था हमने कि हो सकता है कि वायरिंग फॉल्ट हो, कोई लाइव वायर बाहर ही हो। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब दो वायर को आप कनेक्ट करते हो तो वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हुए हो। तो जब इस तरीके की वायरिंग्स जो होती हैं तो वो फॉल्टी वायरिंग होती है और वहां से भी इलेक्ट्रिक शॉक के लगने के चांसेस होते हैं। मेल फंक्शनिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जो सही तरीके से अरेंज नहीं होते हैं, जिसमें हाई वोल्टेज आ जाता है या एकदम लो वोल्टेज आ जाता है, तो वो मेल फंक्शनिंग करने लगते हैं। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? दोनों तरीके से क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक सर्किट ब्लास्ट हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि फॉल्ट वायरिंग और इनकी वजह से भी फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बोथ ऑफ दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉल्स एंड ट्रिप्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। फॉल्स और ट्रिप्स को कैसे प्रिवेंट किया जाता है? फॉल्स ट्रिप्स आप सभी को पता है, सेकंड हमने जो हजार्ड देखा था, स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स, है ना। ये कॉमन इंजुरी का रीजन होता है, क्लियर, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि पुअर लाइटनिंग होती है या कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम सडन स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ओके, कुछ सामने ऑब्स्टिकल आ जाता है, हम देख नहीं पाते हैं, तो क्या होता है? हम स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ओके, तो ये जो फॉल्स और ट्रिप्स है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? बाय प्रॉपर लाइटनिंग, हैंड्रेल्स और स्टेयरवेयर्स, या बोथ ऑफ दिस। तो देखो दोनों आंसर करेक्ट है। प्रॉपर लाइटनिंग होगी तो आप सारी चीजों को इजीली सही तरीके से देख पाओगे और आप सही तरीके से वॉक कर पाओगे, क्लियर। सेकंड, हैंड्रेल्स ऑन स्टेयरवेयर्स, जब स्टेयरवेज पे आप चढ़ते हो, है ना, जब स्टेयर्स का आप यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे यदि हैंड्रेल्स होगी साथ में सपोर्ट के लिए तो ज्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि स्टेयर्स पे से गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज dash is initiated by current passing between two conducting metals through ionized gas. ओके, आयोनाइज्ड गैस के थ्रू जब दो मेटल के कंडक्टर्स होते हैं और उनके बीच में जब करंट पास होता है तो ये कौन सा हजार्ड कहलाता है? इलेक्ट्रिक शॉक, आर्क फॉल्ट, या नन ऑफ दिस। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक हमने ये जो हजार्ड था वो हमने देखा था इलेक्ट्रिक हजार्ड्स में, तो कौन सा था वो? आर्क फॉल्ट। आर्क फॉल्ट या फिर जो एक्सप्लोजन होता है इलेक्ट्रिक शॉक के बाद में, इलेक्ट्रिक सर्किट जब ब्लास्ट होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है ना, तो उस टाइम पे जो फायर का एक्सप्लोजन होता है वो किसको, उसी को क्या बोलते हैं हम? आर्क फॉल्ट बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक शॉक में तो सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो किसी रिसोर्स के थ्रू, किसी भी सोर्स के थ्रू बॉडी में ट्रेवल करती है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ फर्स्ट एड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट एड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर, द टाइप ऑफ हैजार्ड्स प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस। तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग किस पर डिपेंड करेगी? जो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज है, वहां पर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उस पर,
या फिर द टाइप ऑफ हजार्ड्स प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, जिस वर्क प्लेस पे इंप्लॉइज वर्क कर रहे हैं उस वर्क प्लेस पे किस टाइप के हजार्ड्स होते हैं उस पर, या दोनों पर? ऑब्वियस द आंसर इज बोथ ऑफ दिस, क्योंकि जब हमने फर्स्ट एड पढ़ा था उसमें हमने ट्रेनिंग देखा था, इक्विपमेंट्स देखे थे, किट्स देखी थी, तब हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि जो फर्स्ट एड इक्विपमेंट और ट्रेनिंग है उसके लिए जरूरी होता है कि कितने नंबर ऑफ इंप्लॉइज हैं किसी भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में और किस टाइप के हजार्ड्स वहां होते हैं। तो उसी से रिलेटेड, उसी से रिगार्डिंग फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है, उसी से रिगार्डिंग हम फर्स्ट एड के लिए एडर्स रखते हैं, ट्रेनर्स रखते हैं। क्लियर? सो आंसर इज बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट इज राइट ट्रू एंड फॉल्स। अब कुछ ट्रू फॉल्स है, जैसे कि फर्स्ट है ट्रेनिंग इज नॉट नेसेसरी टू बिकम अ फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर बनने के लिए क्या ट्रेनिंग जरूरी नहीं होती है? फॉल्स है ना। यहां पे बात हो रही है इंडस्ट्रीज की, फैक्ट्रीज की, तो वहां पे हजार्ड्स भी ज्यादा होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हजार्ड्स होते हैं, तो हर हजार्ड से रिलेटेड क्या होती है? फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है। ओके, तो ट्रेनिंग क्या होती है कि जरूरी नहीं है कि कंपलसरी हो फर्स्ट एडर के लिए, तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज a proper first aid program is legal and moral obligations to all employees in many countries. Yes, true. एक proper first aid program होना चाहिए हर organization में, is a legal और moral obligations of all employees in many countries. Okay. Now next is a risk assessment at workplace should include fire prevention, fire detection and warning, एंड इमरजेंसी एस्केप एंड फायर फाइटिंग। रिस्क असेसमेंट, जब फायर सेफ्टी हमने पढ़ा था तो वहां पर जो रिस्क असेसमेंट था ओके वर्क प्लेस पर, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था? यही इंक्लूड किया गया था ना कि कैसे फायर को प्रिवेंट किया जाए, किस तरीके से फायर डिटेक्ट की जाए, जब फायर लगने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, तो एट दैट टाइम आपको कैसे पता चले। तो कुछ स्मोक अलार्म्स होती है जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है ना। इमरजेंसी एस्केप है नहीं है, वहां पे आपने लेबल किया हुआ है नहीं किया हुआ है ना। फायर एक्सटिंग्विशर्स जैसे डिवाइसेस है नहीं है जो फायर से फाइट कर सके। क्लियर? तो ये सारी चीजें किस में आती है? रिस्क असेसमेंट में ही आती है, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज स्लिप्स हैपन where there is a friction or traction between the footwear and walking surface. Yes, जो स्लिप्स होती है वो कैसे होती है? स्लिप्स की डेफिनेशन भी हमने देखी थी ना। क्या देखा था हमने कि फ्रिक्शन और ट्रैक्शन होता है कब? फुटवेयर और वॉकिंग सरफेस के बीच में, तब स्लिप्स हैपन होते हैं। ओके, अ फ्यूज इज डिजाइन टू ब्लो एंड कट। देखो फ्यूज तो भी नहीं देखा ना, इलेक्ट्रिक हजार्ड से बचाने के लिए फ्यूज का यूज किया जाता है, घरों में भी है ना, कंपनीज, ऑफिस, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशंस में भी। क्लियर? फ्यूज का क्यों यूज करते हैं? फ्यूज क्या करता है? हाई वोल्टेज में या एकदम लो वोल्टेज में जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है उससे बचाता है सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को। तो फ्यूज इज डिजाइन टू ब्लो एंड कट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द करंट एक्सीड्स इट्स रेटेड कैपेसिटी। सो आंसर इज ट्रू। ओके, सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट इज फॉल्स एंड ऑल आर ट्रू आंसर्स। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ब्रीफली अबाउट एनी 3 फायर सेफ्टी रूल्स। अब यहाँ पे आपको 3 फायर सेफ्टी रूल्स को बताना है। क्लियर? अब फायर सेफ्टी रूल्स हमने बहुत सारे पढ़े थे, अप्रॉक्स 8 to 10 फायर सेफ्टी रूल्स पढ़े थे, उसमें से आपको कोई भी 3 फायर सेफ्टी रूल्स को लिखना है। ओके, तो जिसमें मैंने फर्स्ट लिखा है कैरी आउट अ फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट। हर इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, स्कूल, किसी भी जगह पर, सभी जगह पर, चाहे वो कोई पेट्रोल पंप हो, ओके, हॉस्पिटल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर रिस्क असेसमेंट होना बहुत जरूरी होता है। ओके, फायर सेफ्टी के लिए। तो जैसे फायर सेफ्टी के लिए आप वहां पे पर्सन ट्रेंड होने चाहिए, हर एक पर्सन को फायर एक्सटिंग्विशर चलाते आना चाहिए। क्लियर? कैसे स्मोक अलार्म यूज होती है। ओके, फायर से बचने के लिए जो भी रिस्क असेसमेंट होती है, वो ट्रेनिंग्स, वो सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कीप द वर्क प्लेस क्लीन। ओके, जहां भी आप काम करते हो, आपकी जो वर्क प्लेस है वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए? क्लीन रहनी चाहिए। कोई भी ऐसे फ्लेमेबल मटेरियल्स नहीं होने चाहिए जो जल्दी से फ्लेम पकड़ ले और फायर को जनरेट करें। मेंटेन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी मेंटेन रखनी है हमें। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स होते हैं, शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, उनसे भी फायर एक्सपांड होने के चांसेस होते हैं। स्टोर केमिकल्स सेफली, जो केमिकल्स होते हैं उन्हें भी सेफ रखना चाहिए, उनको लेबल करके रखना चाहिए। ओके, ताकि कोई भी अननोन पर्सन जिसे नहीं पता होता है वो उस केमिकल को यूज करके हार्म ना हो जाए। क्लियर? तो हमेशा जो केमिकल्स होते हैं, जो हार्म केमिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिक्स रिलेटेड होते हैं, ओके, तो उन्हें कैसे रखना चाहिए? उसे सेफ इन्वायरमेंट में स्टोर करके रखना चाहिए। मेक मार्क द एग्जिट्स। ओके, जब भी कोई ऐसी कंडीशन या इमरजेंसी होती है तो हमेशा जो इमरजेंसी एग्जिट्स
साइट्स होते हैं उन्हें मार्क करके रखना चाहिए ताकि हर पर्सन इजीली वहां से बाहर जा सके। क्लियर? सो ये कुछ क्या है, फायर सेफ्टी रूल्स थे जो हमने फायर सेफ्टी जब हमने पढ़ा था जिस वीडियो में, उसमें मैंने डिटेल में इन्हें डिस्कस किया था। सो समझ में आया? नेक्स्ट इज लिस्ट सम ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ स्लिप्स एंड ट्रिप्स। अब स्लिप्स और ट्रिप्स के क्या कॉमन कॉजेज हैं, स्लिप्स और ट्रिप्स क्यों होते हैं, ठीक है, ये जो कॉमन है, कॉमन कॉजेज है ना, मतलब इनसे छोटी छोटी इंजरीज हो सकती है या फिर कभी कभी इंप्लॉइज के लिए जो वर्क प्लेस पे ये जो चीजें होती हैं इनसे लार्ज हम बोल सकते हैं हार्मनेस भी हो सकती है। क्लियर? जैसे मोस्ट कंस्ट्रक्टिव जो साइट्स होती हैं ना जहाँ कंस्ट्रक्शन चलता होता है, ओके, जहाँ पे लार्ज फ्लोर्स बनाई जाती है, ओके, तो वहां पे चांसेस होते हैं ज्यादा स्लिप्स एंड ट्रल्स होने के। क्लियर? तो इसके कॉमन कॉजेस क्या हैं? इसमें सबसे पहला जो कॉमन कॉज है वो है पुअर लाइटनिंग। अगर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं होगी तो हम गिर जाएंगे, हमें कुछ चीजें दिखेगी नहीं, है ना, समझ में आया? नेक्स्ट इज ट्रेलिंग केबल्स। यदि केबल्स ट्रेलिंग वे में है तो हो सकता है केबल में आपका पैर उलझ गया और आप गिर गए, ओके, या आप स्लिप हो गए, तो ये कंडीशंस भी हो सकती है। क्लियर? अनसुटेबल फ्लोर कवरिंग्स, फ्लोर कवरिंग जो होती है वो अनसुटेबल वे में होती है, अनअंकर्ड रग्स होते हैं, मैट्स लगी हुई होती है जिनकी वजह से भी आप क्या कर सकते हो, इजीली वॉक नहीं कर पाते हो, मूव नहीं कर पाते हो, या फिर कभी कभी जो फ्लोर होती है वो प्रॉपर वे में नहीं होती है। ओके, सो अनइवन डैमेज्ड फ्लोर सरफेसेस हो सकती हैं, कंटामिनेटेड फ्लोर सरफेसेस, फॉर एग्जांपल लिक्विड और ग्रीस। हो सकता है कि किसी सरफेस पे ऑयल, लिक्विड, ग्रीस हो तो वहां भी स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ स्लिप्स एंड फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज mention some important measures that can take to prevent slips and falls। जो अभी हमने causes देखे ना, उनसे बचने के लिए क्या मेजर्स आप लेते हो, किन रूल्स को आप फॉलो करते हो स्लिप्स फॉल से बचने के लिए। सो फर्स्ट इज कीप वॉकिंग सरफेस क्लीन। सबसे पहले जहां पे आप वॉक कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ओके, वो सरफेस आपको क्लीन रखनी है, क्लटर फ्री रखनी है। ओके, by keeping walkways clear you can quickly reduce the potential for injury। तो किसी भी तरीके की इंजरी से आप बच सकते हो जब फ्लोर क्लीन होता है तो। ओके, स्टेयरवेज एंड हैंडरेल्स, जब भी स्टेयर्स पे आप जाते हो तो स्टेयर्स किसके साथ होनी चाहिए, हैंडरेल्स के साथ होनी चाहिए ताकि प्रॉपर सपोर्ट बना रहे और स्लिप होने के चांसेस कम हो। मैनेज कॉर्ड्स, जो भी कॉर्ड्स होती हैं आपके घरों में, है ना, टेलीफोन की या फिर हम बोल सकते हैं कंप्यूटर्स की, इंटरनेट की, सीसीटीवी कैमरास की, यदि कोई इंडस्ट्री कंपनीज की बात करते हैं तो जो केबल्स होती हैं उन्हें मैनेज करके रखना पड़ता है। लाइक आप किसी वॉल पे उन्हें सेट करके रखो, है ना, या फिर कारपेट के नीचे हम उसे मैनेज करके रखें ताकि वो स्लिप्स और फॉल्स का हिस्सा ना बन सके। ओके, नाउ फुटवियर जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है किसमें, स्लिप्स एंड फॉल्स में। इट मीन्स कि स्लिप और फॉल से बचाने के लिए आपको सही तरीके के फुटवेयर को कैरी करना होता है, पहनना होता है, ताकि जो फुटवेयर है आपके पैरों में कंफर्ट हो, ओके, आप उसके साथ में इजीली वॉक कर सकते हो। क्लियर? लाइटनिंग सही होनी चाहिए। क्लियर? और साइनेज, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो तो साइनेज होना चाहिए। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस आपने देखा होगा, डेंजर लगा हुआ होता है, कहीं साइन की उधर मत जाओ, वहां डेंजर है कुछ। ओके, तो इस तरीके के साइनेज होने चाहिए जिससे ह्यूमंस जो है वो स्लिप और फॉल्स जैसे एक्सीडेंट से बच सके। ओके, सो दीज आर दी मेजर्स जो हमें लेने चाहिए। नेक्स्ट इज which measures should you included in electrical safety programs and organizations। देखो कौन से मेजर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोग्राम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के में इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स होते हैं, बेसिकली हमें वही देखना है। सबसे पहला जो मेजर होता है वो होता है शॉप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, है ना। सेकंड जो है लॉकआउट और टैग आउट। थर्ड इज आर्क फ्लैश प्रोडक्ट्स। फोर्थ इज इलेक्ट्रिकल पैनल मार्किंग्स एंड फिफ्थ इज वायर मैनेजमेंट। अभी आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हमें वही सारे इक्विपमेंट परचेज करने चाहिए जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोवाइड करते हो। ओके, हमेशा इंसुलेटेड टूल्स को यूज करना चाहिए। ओके, लॉकआउट टैग आउट जैसी चीजें यूज करनी चाहिए। आर्क फ्लैश प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने चाहिए जो एक्सप्लोजन में का हिस्सा बन सके। क्लियर? इलेक्ट्रिकल पैनल मार्किंग, जहां पे भी आपके घरों में या ऑफिस में, स्कूल्स में, इंडस्ट्रीज में जो कंट्रोल पैनल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स, वो हमेशा मार्क्ड होनी चाहिए, ईजी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो, बीच में कोई भी क्लटर फ्री होना चाहिए वो एरिया। वायर मैनेजमेंट सही तरीके से होना चाहिए, कोई भी वायर लाइव ना हो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सके। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। लास्ट इज व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मेन प्राइमरी गोल क्या है?
व्हाट शुड बी द ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड प्रोग्राम इंक्लूड, और फर्स्ट एड प्रोग्राम में कौन सी ट्रेनिंग इंक्लूड होती है। ओके, सो ये क्वेश्चन आप खुद से भी लिख सकते हो, इसका आंसर भी, क्योंकि फर्स्ट एड भी मैंने डिटेल में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो द प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड इज टू प्रिवेंट डेथ और सीरियस इंजुरी फ्रॉम वर्सनिंग। देखो सबसे पहला और प्राइमरी जो फर्स्ट एड का गोल है वो क्या है कि किसी भी पर्सन को जो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, ओके, एट द टाइम उसको फर्स्ट हेल्प प्रोवाइड करना, इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करना, वही कहलाता है फर्स्ट एड, और यही उसका होता है मेन गोल। क्या कि प्रिवेंट डेथ और सीरियस इंजरी। लाइफ से डेथ के बीच में जब आप किसी की इंजरी को हेल्प करते हैं, उसकी इंजरी को क्योर करने में हेल्प करते हो, तो उसी को फर्स्ट एड कहते हैं। अब इसके गोल्स क्या होगा? कीप द विक्टिम अलाइव, प्रिवेंट द विक्टिम्स कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग। ओके, वर्सनिंग कंडीशन से उसको प्रिवेंट करना है ना, नॉट ओनली कि आप उसको पैनिक प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको काम करके रखो उस पर्सन को, ठीक है, ताकि वो रेस्ट और काम की पोजीशन में रहे। क्लियर? उसको ज्यादा पैनिक ना हो। कीप द विक्टिम अवेक अंटिल द हेल्प अराइव्स। जब तक कि सेकंड हेल्प नहीं आती, सेकंड एड नहीं होता है, तब तक आप उसको हेल्प प्रोवाइड करके रखो। तो ये जो तीन चीजें, दीज आर द मेन 3 गोल्स ऑफ फर्स्ट एड। ओके, सो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे गूगल पे magnetbrains.com टाइप करके भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप magnetbrains.com टाइप करते हो तो इस तरीके से आपको होम पेज शो होगा। इस होम पेज पे आपको सिलेक्ट करना है अपनी क्लास 10। जैसे ही आप क्लास 10 सेलेक्ट करते हो तो आपको सारे सब्जेक्ट्स विजिबल हो जाने हैं यहाँ पे, और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402, और यहाँ आपको क्लिक करना है वॉच नाउ पे। सो जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स है, सब एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ ओपन हो जाने हैं। अब जिस भी पार्ट के, जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम है, असेसमेंट में प्रॉब्लम है, आप यहाँ से उस वीडियो को कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप अपनी एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें और अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।